जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो था स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और 11th कॉमर्स के चैप्टर पे या मैटर पे अपन बात कर रहे थे। और जूनियर अकाउंटेंट में जो अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के जो पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे लेखांकन एक परिचय, जिसमें अपन ने लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का इतिहास और लेखांकन की अवधारणाओं पर अपन ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की प्रणालियां, लेखांकन की प्रणालियां। दोस्तों, लेखांकन की जो प्रणालियां होती है वो मोस्टली 3 होती है। पहली इकेरा लेखा प्रणाली, जिसे अपन बोलते हैं अपूर्ण लेखा प्रणाली। दूसरी होती है अपनी दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं। और थर्ड है अपनी महाजनी बही खाता प्रणाली, जिसे भारतीय बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, लेखांकन की जो प्रणालियां होती है वो 3 होती है। पहली होती है इकेरा लेखा प्रणाली, जिसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी अपन कहते हैं। दूसरी है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। और तीसरी है महाजनी बही खाता प्रणाली, यानी इंडियन मेथड भी इसको कहा जाता है। देखो, अब अपन चर्चा करेंगे इकेरा लेखा प्रणाली या अपूर्ण लेखा प्रणाली। वह प्रणाली, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कोई भी लेन देन होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डीआर और एक सीआर। 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। कोई भी अपन एंट्री करते हैं उसमें एक अकाउंट डेबिट का आता है, एक अकाउंट क्रेडिट का आता है, ठीक है ना। तो इकेरा लेखा प्रणाली या अपूर्ण लेखा प्रणाली में क्या होता है, इसका सीधा सा सिस्टम, अपूर्ण का मतलब अधूरे लेखे रखना, यानी एंट्री दोनों साइड न करके एक ही साइड एंट्री करना, या एक ही अकाउंट में क्या करना, लेखा करना। कौन सी प्रणाली की विशेषता है, इकेरा लेखा प्रणाली, अपूर्ण लेखा प्रणाली। इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी अपने खाते रखता है तो वह अपने व्यापार का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि सही तरीके से ज्ञात नहीं कर सकता। कहने का मतलब इतना ही है कि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लेखे क्या है, अपने अधूरे हैं, ठीक है ना। लेखे क्या है, अधूरे हैं। एक खाते में एंट्री हो रही है, एक में एंट्री नहीं हो रही है, इसीलिए इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली या इकेरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। मोस्टली ये जो प्रणाली है ये छोटे व्यापारियों के द्वारा अपनाई जाती है। जैसे किसी ने चाय की थड़ी कर रखी है, किसी ने पान का ठेला कर रखा है, या जो कोई पकौड़ी समोसे बेचता है वो ये प्रणाली को काम में लेते हैं, ठीक है ना। फिर आती है अपनी दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। प्रेजेंट टाइम में सभी व्यापारिक संस्थाओं में जो मेथड काम में लिया जाता है एंट्री का, वो कौन सा है, दोहरा लेखा प्रणाली। यह पूर्णतया वैज्ञानिक प्रणाली है, पूर्णतया विश्वसनीय प्रणाली है। मोस्टली सभी व्यवसायिक संस्थाओं में यही प्रणाली काम में ली जाती है, जो कि किस रूप में होती है, अंग्रेजी में होती है। किस में होती है, अंग्रेजी में होती है। और दोहरा लेखा प्रणाली का जो जनक था वो जनक था कौन, लुकास पेसियोली। कौन था, लुकास पेसियोली। जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि लेखांकन का जनक भी कौन था, लुकास पेसियोली था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी द कंपोजिट स्क्रिप्चर 1494 में।
और दोहरा लेखा प्रणाली का जनक भी कौन है? लुकास पेसियोली। लेकिन आपके सामने आ जाए कि अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया, तो वो था एडवर्ड जोन। समझ गए? दोहरा लेखा प्रणाली एक पूर्णतया विश्वसनीय, पूर्णतया वैज्ञानिक प्रणाली है और प्रेजेंट टाइम में सभी व्यावसायिक संस्थाओं में दोहरा लेखा प्रणाली ही अपनाई जाती है। फिर आती है अपनी महाजनी बही खाता प्रणाली। ये पूर्णतया क्या है? भारतीय है। यह सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी बही खाता प्रणाली है। ये महाजनी बही खाता प्रणाली सबसे पुरानी बही खाता प्रणाली है। पहले यही काम में ली जाती थी और इसका अंग्रेजी रूप क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली। दोनों सेम ही है, दोनों में फर्क इतना ही है, ये किस रूप में होती है? अंग्रेजी में, और ये किस रूप में होती है? हिंदी में। ठीक है ना? ये इसी का ही क्या है? विस्तृत रूप है अंग्रेजी भाषा। समझ गए मेरी बात? महाजनी बही खाता प्रणाली आप देखते होगे, किसी बनिए की दुकान पे आप जाते हो तो वो एक लाल कलर की पीले पन्नों वाली एक बही रखता है। वो कौन सी है? महाजनी बही खाता प्रणाली के तहत ही वो अपने खाते रखता है। उसमें जो लैंग्वेज यूज करता है वो कौन सी होती है? हिंदी भाषा को यूज करता है। ठीक है ना? जो डाटा यूज, जो रुपए जो वो लिखता है वो हिंदी भाषा में ही लिखता है। ठीक है ना? तो लेखांकन की कितनी प्रणालियां हैं? 3 प्रणालियां हैं। इकेरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता प्रणाली। 3 प्रणालियां हैं, इकेरा, दोहरा और महाजनी। ठीक है ना? दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कौन था? लुकास पेसियोली। कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी में। और सबसे पुरानी बही खाता प्रणाली कौन सी है? महाजनी बही खाता प्रणाली, जो कि किस भाषा में होती है? हिंदी भाषा में होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे पढ़ेंगे अपना लेखांकन के आधार। क्या पढ़ेंगे? लेखांकन के आधार। लेखांकन के आधार। दोस्तों, लेखांकन के कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। एक होता है आपका रोकड़ आधार और एक होता है आपका उपार्जन आधार। कितने आधार होते हैं? लेखांकन के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। एक है आपका रोकड़ आधार और एक है आपका उपार्जन आधार। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। रोकड़ आधार का मतलब होता है केवल नगद के ट्रांजैक्शन, केवल नगद के ट्रांजैक्शन। रोकड़ आधार मोस्टली जो रोकड़ आधार होता है, जो अपनी पेशेवर संस्थाएं होती है, पेशेवर संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति या एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? गैर व्यापारिक संस्थाएं लेखांकन के किस आधार को काम में लेती है? रोकड़ आधार को ही काम में लेती है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में लेखांकन का कौन सा आधार काम में लिया जाता है? तो क्या लिखना है? रोकड़ आधार काम में लिया जाता है। पेशेवर संस्थाएं जो होती है वो भी रोकड़ आधार को यूज करती है, पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं वो भी रोकड़ आधार को यूज करते हैं, और जो गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी होती है वो भी रोकड़ आधार को ही काम में लेती है। लेकिन जो ये उपार्जन आधार है, ये उपार्जन आधार किसमें काम में लिया जाता है? व्यापारिक संस्थाओं में काम में लिया जाता है। उपार्जन का मतलब क्या होता है? आय हो तो गई लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, खर्चा हो तो गया लेकिन अभी तक अपन ने उसका पेमेंट नहीं किया। उपार्जन आधार ये कौन सी संस्थाओं में काम में लिया जाता है? व्यापारिक संस्थाओं में काम में लिया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं तो वो होती है जिनका उद्देश्य होता है लाभ न कमाकर सेवा करना, और व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती है? जिनका उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है अपने लेखांकन के 2 आधार, रोकड़ आधार और उपार्जन आधार। गैर व्यापारिक संस्थाओं में तो केवल कौन सा काम में लिया जाएगा? रोकड़ आधार।
और व्यापारिक संस्थाएं जो होती है वो अधिकतर तो व्यापारिक संस्थाएं उपार्जन आधार को ही काम में लेती है, लेकिन कुछ व्यापारिक संस्थाएं ऐसी भी होती है जो रोकड़ आधार को भी काम में ले सकती है। ठीक है ना। बाकी यदि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आधार कौन सा रहेगा, रोकड़ आधार ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने लेखांकन के आधार। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेखांकन के उपयोगकर्ता। लेखांकन के उपयोगकर्ता, लेखांकन के उपयोगकर्ता। दोस्तों लेखांकन के भी दो उपयोगकर्ता होते हैं, एक तो हो गए कौन से, आंतरिक, और एक कौन से हो गए, बाहरी। आंतरिक का मतलब हो गए अपने बिजनेस के व्यक्ति, बिजनेस के पर्सन, और बाहरी का मतलब हो गया बिजनेस से बाहर के पर्सन। ठीक है ना। तो आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आ जाएगा, एक तो हो गए कर्मचारी, एक हो गया स्वामी, एक हो गए क्या प्रबंधक, और एक हो गए अपने कौन से, अंशधारी। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आ गया, अपनी संस्था के क्या आ गए, कर्मचारी, अपनी संस्था के क्या आ गए, स्वामी आ गया, अपनी संस्था के प्रबंधक आ गए, और अपनी संस्था के अंशधारी आ गए। अंशधारी में यहां कौन से अंशधारी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ही है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर किसमें आएंगे, बाहरी में काउंट होते हैं। ठीक है ना। अब बाहरी में कौन कौन आ गया, बाहरी में आ गया अपना क्या, सरकार। कौन आ गई, सरकार। एक आ गए फर्म के देनदार और लेनदार, और एक आ गए ऋण पत्र धारी। क्या आ गए, ऋण पत्र धारी। ये क्या है, संस्था के बाहरी उपयोगकर्ता। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके आता है कि अंशधारी होते हैं या कौन से उपयोगकर्ता है, आंतरिक उपयोगकर्ता, और आपसे पूछे कि अधिमान अंशधारी होते हैं, तब आपको किस में बताना है, बाहरी में बताना है। पर्टिकुलर केवल अंशधारी का पूछता है तब तो आंतरिक ही बताना है, और जब आपको पर्टिकुलर अलग अलग पूछता है, जैसे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कौन से हैं, बाहरी उपयोगकर्ता है। कौन से उपयोगकर्ता है, वो बाहरी उपयोगकर्ता है, किसके, लेखांकन के। तो ये हो गए दोस्तों अपने लेखांकन के उपयोगकर्ता, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आता है, फर्म के कर्मचारी, फर्म के स्वामी, प्रबंधक, अंशधारी, और अंशधारी में कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर। बाहरी में कौन आते हैं, सरकार, देनदार, लेनदार और ऋण पत्र धारी। तो ये हो गए अपने लेखांकन के उपयोगकर्ता। ठीक है दोस्तों, अब अपन जो पढ़ेंगे वो आज अपन ये अब आगे पढ़ेंगे लेखांकन की मुख्य शब्दावली। लेखांकन की मुख्य शब्दावली, लेखांकन की मुख्य शब्दावली। लेखांकन की मुख्य शब्दावली आज अपन पढ़ेंगे। तो शब्दावली में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पूंजी, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल। पूंजी या कैपिटल क्या होती है, कैपिटल। सबसे पहली बात कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए जो पैसा या जो धनराशि लगाई जाती है वो धनराशि क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। ये किसी भी रूप में हो सकती है, नगद के रूप में भी हो सकती है, किसी एसेट्स के रूप में हो सकती है, स्टॉक के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में कैपिटल हो सकती है। बस इतना ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो धनराशि उसमें लगाई जाती है वो धनराशि क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और पूंजी जो है वो एक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में भी पूछे तो रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या, कैपिटल। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या आता है अपना, सेकंड होगा अपना ड्राइंग्स। क्या होगा, ड्राइंग्स, जिसको अपन बोलते हैं आहरण। क्या होता है, आहरण।
ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जब व्यापारी अपने ही व्यापार से निजी उपयोग के लिए क्या निकाले, पैसा निकाले या माल निकाले, तो वह माल या पैसा अपने व्यापार का क्या होगा, आहरण। निजी उपयोग के लिए जब भी व्यापार से पैसा निकाला जाता है या माल निकाला जाता है तो वह पैसा और वह माल व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। ठीक है ना। मैं आपसे कहूं एक तो लिखा जाए इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया और एक लिखे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, तो इनमें से ड्रॉइंग्स कौन सा है, एक तो है इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, एक आया आपके पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, तो ड्रॉइंग्स कौन सा है इनमें, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि पर्सनल व्यापारी ने अपने ऊपर अपने जीवन का बीमा करा रखा था और उस जीवन बीमा का जो प्रीमियम है वो कहां से दे रहा है, बिजनेस से दे रहा है, तो वह बिजनेस के लिए क्या बन गया, आहरण बन गया। और दोस्तों आहरण भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। ये हो गया आपका पूंजी और आहरण। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, देनदार। देनदार का मतलब होता है डेटर्स। देनदार देने वाला, वह व्यक्ति या वह पर्सन जो व्यापार के क्या मांग, जो जिसके व्यापार क्या करता है, पैसे मांगता है, जो बिजनेस को देने वाला है या जिसको उधार माल बेचा गया है, वह पर्सन क्या होगा, अपना देनदार होगा। और देनदार व्यवसाय की क्या होते हैं, करंट असेट्स। क्या होते हैं, करंट असेट्स, चालू संपत्ति होते हैं। ठीक है। इसी तरह अपना चौथा होगा क्या, लेनदार। लेनदार हो गए, लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर्स। क्या होता है, क्रेडिटर्स। तो वह व्यक्ति या वह पर्सन जो बिजनेस के पैसा मांगता है, जो व्यापार के पैसा मांगता है, वो कौन कहलाता है, लेनदार। देनदार बिजनेस को देने वाला, लेनदार बिजनेस से लेने वाला, या वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा गया है, वो अपना क्या होता है, लेनदार होता है। और ये जो लेनदार जो होते हैं ये अपने बिजनेस के या अपने व्यापार के क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और भी बहुत सी हैं, जैसे एक क्या हो गया, स्टॉक। स्टॉक रहतियां, स्टॉक हमेशा किसका होगा, माल का। ठीक है ना। तो वर्ष के अंत में बचा हुआ माल क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। एक आपको सबको पता है कैश, नगद क्या होता है। एक आप क्या हो जाएगा, क्या परचेज। क्या परचेज का मतलब होता है खरीदना। क्या खरीदना, माल खरीदना। एक होता है सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। क्या बेचना, माल बेचना। दोस्तों जब भी माल खरीदेंगे किसको यूज करेंगे, परचेज को। जब भी माल बेचेंगे किसको यूज करेंगे, सेल्स को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके यहाँ हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी सेवा में एनी टाइम अवेलेबल रहूंगा। दोस्तों ये जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं ये मोस्टली जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस जो लेखांकन एक परिचय है, इससे नहीं करते 2 या 3 क्वेश्चन अपने जूनियर अकाउंटेंट में पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में पूछे जाते हैं। और मैं आपको उतना ही मैटर पढ़ा रहा हूं जो एज ए कंपटीशन लायक है, फालतू की चीजें मैं नहीं बता रहा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मैं क्वालिटी में विश्वास रखता हूं, मैं क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखता हूं। ठीक है दोस्तों।